Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. आज का टॉपिक एज यूजुअल इट्स रिलेटेड टू व्हाट माइग्रेंट लेबर. और माइग्रेंट लेबर का क्वेश्चन आना ही आना है इन यूर मेंस एग्जामिनेशन ऑफ 2022 बिकॉज माइग्रेंट्स आप समझते हैं ना, हु आर कॉल्ड एज माइग्रेंट्स. माइग्रेंट्स आर दोर पीपल हु हैव मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, who have moved from one place to another place for temporary period, थोड़े टाइम के लिए, और permanent they are called as what? Migrants. Remember this point here. Okay, so you have understood what is the meaning of migrant. Okay, तो you already know about this fact. आपको ऑलरेडी पता है क्या हुआ था कोविड में. ठीक है, कोविड में इतने सारे लोग ऐसा पैदल चलते चलते सिर पे उनका बस्ता लिए माइल्स एंड माइल्स चल रहे हैं और बीच में उनके पैर पे छाले भी आ जा रहे हैं, अल्सर्स भी आ जा रहे हैं, हीट, बच्चे, बूढ़े, और इस तरीके से उनको विदाउट एनी असिस्टेंस बहुत तकलीफ में वो दौर से गुजरे थे कोविड के पीरियड में. ठीक है, यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट. सो ऐसा क्यों है, वाई दिस इज एक्चुअली. सो माइग्रेंट लेबर के लिए हमारे पास पॉलिसी क्यों नहीं है एंड क्यों ये इतनी तकलीफ ये लोग को हुई है ड्यूरिंग कोविड-19 में. तो ये आज हम इसके बारे में प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू सी इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन माइग्रेंट लेबर किस तरीके से हुआ है. गवर्नमेंट वो जो भी इश्यूज थे माइग्रेंट के वो सॉल्व करने के लिए किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए हैं. ओके, वन नेशन वन रेशन कार्ड, एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, ई श्रम पोर्टल, ये तीन इंपॉर्टेंट बिग स्कीम्स इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट फॉर द माइग्रेंट लेबर रिलीफ के लिए. और चैलेंजेस एंड इश्यूज अभी भी है विद रिगार्ड टू माइग्रेंट लेबर, वो पढ़ने वाले हैं अपन. और ये तीन भी बराबर काम नहीं कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वी हैव टू सी. एंड माइग्रेंट्स एक नॉट ओनली एक सोशल फिनोमिना, एक इकोनॉमिक फिनोमिना है. बेसिकली माइग्रेशन इज इकोनॉमिक फिनोमिना है, क्योंकि इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो काम के लिए ही मैक्सिमम जाएगा, कुछ कमाने के लिए ही मैक्सिमम जाएगा. सो नॉट फॉर एनी अदर पर्पस. अब पिलग्रिमेज के लिए आप बहुत कम जाओगे, ओके, टूरिज्म के लिए आप जाके आ जाओगे, बट काम के लिए ज़्यादातर स्टे करता है अदर लोकेशन में. सो माइग्रेशन बेसिकली ज़्यादा एक सोसाइटी रिलेटेड इकोनॉमिक फिनोमिना है. बट ये गवर्नमेंट्स को, ये जो सीएम्स पीएम्स है ना, इनके लिए ये एक पोलिटिसाइज्ड फिनोमिना है. और वो क्या डिस्टिंक्शन है हम उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं. एंड ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू एंड आवर आंसर विद द वे फॉरवर्ड. वे फॉरवर्ड तो देना ज़रूरी है. सो आपका मेंस आंसर बहुत क्लियर है. यहाँ पे मैं ही आपको डेफिनेशन दे दूंगा, द बॉडी ऑफ कंटेंट दे दूंगा एंड वे फॉरवर्ड भी दे दूंगा. सो यू हैव टू जस्ट कॉपी पेस्ट दिस पर्टिकुलर स्लाइड्स इनटू योर मेंस एग्जामिनेशन. तो आपको डेफिनेटली 12.5 में से 10 मार्क्स तो आएंगे ही, बिकॉज इट कवर्स कॉम्प्रिहेंसिवली एवरीथिंग. ठीक है, तो मैं बोल रहा था आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए माइग्रेंट. माइग्रेंट लेबर, माइग्रेशन आपसे भी होता है, मेरे से भी होता है, किसी से भी होता है. लेबर ई इज नॉट द ओनली वन हु माइग्रेट्स, बट जनरली इनके अकॉर्डिंगली हम पढ़ रहे हैं. एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जाना, या तेलंगाना से हमारे स्टेट से महाराष्ट्र जाना, हमारे स्टेट से दिल्ली जाना, दिस इज कॉल्ड एज माइग्रेशन. बेसिकली जाते हैं इकोनॉमिक पर्पस के लिए, इनकम सोर्स ढूंढने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ही जाते हैं. और अगर मेल जाते हैं तो इन सब के लिए जाते हैं. फीमेल जाते हैं, मैक्सिमम उनका माइग्रेशन होता है एक प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दैट इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट, मैरिज के लिए जाते हैं, शादी होने के बाद वो माइग्रेट होते हैं. ओके, बट दिस इज अनदर फिनोमिना. ओके, और एक भी क्या है, एजुकेशन है. मेल एंड फीमेल दोनों भी एजुकेशन के लिए माइग्रेट होते हैं, बट मेल ज़्यादा माइग्रेट होते हैं. ये अपने सेंसस 2011 के स्टैटिस्टिक्स है. ओके, ओवरऑल अगर देखेंगे तो माइग्रेशन ऑफ मेल ज़्यादा है, फीमेल कम है. एंड ओवरऑल अगर हम देखेंगे किस वजह से जा रहे हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक, एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़्यादा जाते हैं. ओके, एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़्यादा जाते हैं ओवरऑल, मेल रहो या फीमेल रहो. ओके, so this thing you have to remember, that is a labor which migrates from one place to another place in search of job is called as migrant labor. Okay, कोविड पैंडमिक में क्या हुआ था, यू नो इट वेरी वेल. लॉकडाउन हो गया था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बंद हो गए थे, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज बंद हो गए थे, घर के बाजू के ठेले, मलगिया, शेल्टर सब बंद हो गए थे. फिर इनको काम कौन देगा, राइट? ये लोग एकदम से बीच में, जस्ट लाइक ए हॉट बॉल इन द ओशन, दे हैव जस्ट फॉलन. ओके, ये बीच में ठहर गए थे. इनके लिए, इनके खाने के लिए इनके पास
कमाने के लिए पैसा नहीं था और खाने के लिए खाना नहीं था, ये दे फेस्ड हंगर। ओके, एग्जॉशन। ओके, एग्जॉशन का मतलब है कि उनके पास पूरे जो भी रिसोर्सेज है पूरे ख़त्म हो गए थे, अब क्या करना नहीं मालूम था। वायलेंस, दे हैव ऑल्सो, जो भी कम्युनिटी में जाते थे, जहाँ पे भी गली में जाते थे, वहाँ पे अगर वो बैठते थे तो लोग वहाँ पे उनको वहाँ से उठो, वहाँ से जाओ बोल के बोलते थे, तो वायलेंस। तो आगे ऑन द वे में भी उनको अटैक्स हुए हैं टू द माइग्रेंट लेबर, एंड दे वेंट ऑन फुट एंड फुट, चलते चलते, बिकॉज आपको पता है कोविड-19 में ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, रेलवेज भी बंद थे, तो फिर कैसा जाएंगे ये लोग। इतने सब प्रॉब्लम्स, आप उनकी जगह पे रह के देखिए, आपको इमेजिन देयर प्लाइट, उनकी तकलीफ आप समझने की कोशिश करिए। अगर आप ये सिचुएशन में होते थे एज ए पीएम और एज ए सीएम, आपके दिल पे क्या बीतनी चाहिए, और आप ये सिचुएशन का कॉग्निजेंस और एक इम्पॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड सॉल्विंग दिस इशू लेना है या नहीं है। कल को साइक्लोन होता, कल को सुनामी आता, कल को वार होती, कल को फिर से कुछ ऐसे ही पैंडमिक हो सकता, कुछ भी हो सकता, बट इनके लिए कुछ ना कुछ सेफ्टी नेट्स बनाने चाहिए ना। सेफ्टी नेट्स का मतलब है इनके लिए फूड का इंतज़ाम होना चाहिए, इनके लिए शेल्टर रहने का इंतज़ाम होना चाहिए, अगर इनके सब कुछ इमरजेंसी आती है तो फूड, शेल्टर और ड्रिंकिंग वाटर मिनिमम ये उनके लिए होना चाहिए या नहीं चाहिए। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, सेफ्टी नेस्ट। ओके, राइट। सो ये देना है गवर्नमेंट को, बट गवर्नमेंट इसके ऊपर सीरियस नहीं है अभी तक। अपने अपने इंडिया में एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी अभी नहीं आई है। ओके, दिस इज़ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर, बिकॉज एक कंट्री में जहाँ पे रीजनल इम्बैलेंस ज़्यादा है, जस्ट लाइक इन इंडिया। ओके, गोवा का पर कैपिटा इनकम रहेगा, गोवा का पर कैपिटा इनकम रहेगा 2 लाख 2.5 लाख के आसपास। बिहार का पर कैपिटा इनकम है 33,000 रुपये। ओके, पूरी नॉर्थ ईस्ट की जीडीपी है 2.4%। ओके, वेराज सदर्न इंडिया की जीडीपी, 4 स्टेट की जीडीपी है 45%। अगर एक कंट्री इतना इम्बैलेंस डेवलपमेंट में होगा तो माइग्रेशन वेरी कॉमन प्रॉब्लम, माइग्रेशन इज वेरी कॉमन थिंग दैट यू विल सी इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, राइट और रॉन्ग। तो जब इतना इम्बैलेंस रहने के बाद माइग्रेशन तो कैसे भी होना ही है। जब माइग्रेशन होना ही है, आपको पता है, तो आप क्यों नहीं लेके आए ऐसी एक माइग्रेशन पॉलिसी। दिस इज इंपॉर्टेंट और नॉट येट। yes, so we have to ask the politicians, the leaders have to ask themselves that एक कंट्री में इतना इनबैलेंस रीजनल डेवलपमेंट है तो माइग्रेशन तो होना ही है, बट दे हैव नॉट टेकन एनी कॉग्निजेंट, एनी प्रॉपर स्ट्रक्चरल स्टेप्स टू सॉल्व दिस इशू। ठीक है, ये होना है। सो आप समझ गए ना, मीनिंग ऑफ माइग्रेंट लेबर हो गया है, और क्या माइग्रेंट लेबर फेस कर सकते हैं प्रॉब्लम्स, ये ऑल्सो यू हैव सीन। ओके, गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स ली है टू सॉल्व देयर इश्यूज। पहली बात तो वन नेशन वन रेशन कार्ड, इट इज़ फॉर द टू गिव देम फूड, दैट इज़ व्हाट आई हैव टॉकिंग अबाउट जस्ट नाउ स्पोकन अबाउट इट। मैं सेफ्टी नेट्स के बारे में बात कर रहा था, सेफ्टी नेट्स में फूड ही पहले लिखा था। ओके, यहीं पे लिखा था, फूड ही पहले लिखा था। सो ये फूड देने के लिए माइग्रेंट लेबर को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च वन नेशन वन रेशन कार्ड। अभी देखिए, एक बात बोलता हूँ मैं आपको, फॉर दिस विद दिस इट विल बी क्लियर इन योर माइंड इनको प्रॉब्लम कैसे हो सकता है। मैं तेलंगाना में, लेट सपोज मैं गरीब हूँ, मैं बीपीएल कैटेगरी का हूँ, मैं तेलंगाना में एक विलेज के पास जो भी मेरा रेशन शॉप है वहाँ से मैं रेशन लेता हूँ। मैं यहाँ से चले जाता हूँ दिल्ली में रहने या मध्य प्रदेश में रहने, मैं यहाँ से चले जाता हूँ, और यहाँ पे अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, ओके, कोविड पैंडेमिक के जैसा सिचुएशन आ जाएगा, तो यहाँ पे सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, तो मैं खाना कैसा खाऊं, क्योंकि मेरी बीवी मेरी बच्चे मेरे साथ यहाँ पे है, और मेरे पास रेशन कार्ड है तेलंगाना का। अगर मैं तेलंगाना का रेशन कार्ड महाराष्ट्र या उत्तराखंड में लेके जाता हूँ, ओके, वहाँ पे वो क्यों देखेंगे, वो तो अरे भाई ये तो रेशन कार्ड हमारा नहीं है, वो तो बोल देंगे, राइट। सो उनको खाना नहीं मिलेगा, राइट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाट दे हैव सॉर्टेड, वन रेशन वन नेशन, एक नेशन का एक ही रेशन कार्ड होना चाहिए। अगर मैं तेलंगाना से महाराष्ट्र जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे जाके रजिस्टर करा ले सकता हूँ, सर मेरे को आपके रेशन शॉप से लेना है फूड, तो यहाँ पे जो भी रेशन शॉप ओनर है वो डिनाई नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकता भी। ओके, सो वो रजिस्टर कर लेगा, और ही विल गिव व्हाट, ही विल गिव, इतने सारे न्यू रजिस्ट्रेशन हुए, मुझे हायर प्रोक्योरमेंट चाहिए, मुझे हायर प्रोक्योरमेंट चाहिए, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी हाउ विल सप्लाई इट, anyhow will supply it. So one nation one ration card is very good initiative. तो ये हुआ है already. This card will help migrant workers to get cheap food grains with one ration across the country. That is all about it. अभी affordable rental housing scheme है। Okay, ये किस लिए है, because माइग्रेंट जब आ रहे हैं, आइदर वो दे रिसाइड, या वो जीते हैं वर्किंग साइट के, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे ही वही गेट्टो झोपड़ी झोपड़पट्टी बना के वहाँ पे वहीं रहते हैं, या वो एक अपनी एक जगह ढूंढ लेते हैं एंड दे मेक झोपड़पट्टी एक्सेट्रा और स्लम बना देते हैं।
तो इनके 2 ही शेल्टर है, इसका मतलब इनके लिए शेल्टर फैसिलिटीज़ नहीं है, इनके लिए रहने की जगह नहीं है। सो आप तो ये तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना, ये आएंगे, ये दिन में भत्ते पे काम करेंगे, दिन के उनको 700-800 रुपये मिलेंगे, और 15 दिन के आप 700-600 रुपये लगा लीजिए, 15 दिन के 700, मैं तो ज़्यादा ही लिख दिया, ठीक है, 1007, फाइन। तो ऑलमोस्ट अराउंड इनको आएगा 15 दिन में 10 दिन के 7,000, और 5 दिन के आपको ऑलमोस्ट अराउंड 13,000 कमाएंगे ये। ओके, 15 दिन में ऑलमोस्ट नॉट 13,000, 9,000 कमाएंगे। सो 9,000 ही कमाएंगे ये ऑलमोस्ट। आई एम नॉट श्योर दैट वेदर आई हैव डन इट राइट और रॉन्ग, बट आप समझ सकते हैं कि आप 15 दिन में ये लोग इतने पैसे कमाएंगे। ओके, 9,000 अराउंड, कॉन्ट्रैक्टर उनको 9,000 रुपये देगा। अब ये 9,000 में क्या ये एक रेंट हाउस खरीदे, रेंटेड 1 BHK या 2 रूम्स ऐसा खरीद सकते क्या सिटी में? बिकॉज सिटी में तो रहते ना वो 7,000-6,000 रुपये से कम आपको एक रूम भी नहीं मिलता सिटी में, तो ये पूरे पैसे रहने में लगाए थे तो खाएंगे क्या? सो दैट्स वाई दे कैनॉट एफर्ड शेल्टर इन द सिटीज़। उनके पास उतनी हैसियत, उतने पैसे है ही नहीं कि वो शेल्टर खरीदें, ओके, उनकी जो इनकम से। दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम ऑन 31 September 2022, सॉरी 2020, ओके, दिस इज जुलाई 2020, फाइन। तो यहाँ पे एवरी वन इज एलिजिबल, माइग्रेंट्स कैन यूज़। यहाँ पे देखिए ये एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, सिटीज़ के अंदर शेल्टर्स, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस क्रिएट करती है, वर्टिकल एक्सपेंशन लाइक दैट। एक अपार्टमेंट में एक 100 फ्लैट्स ऐसा होते हैं, इस तरीके से गवर्नमेंट 4 to 6 एक कमरे में या बड़ा हॉल में 4 से 6 बेड्स होते हैं, एक बेड दे दी जाती है, वो यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। मिनिमम दे कैन यूज़ दैट बेड फॉर ए पीरियड ऑफ 25 ईयर्स तक वो रेंट देते हैं, वे अपने बेड पे रह सकते हैं, अपने बेड पे 25 ईयर्स तक रह सकते हैं। और ये कॉमन लोग 5 से 6 बेड का रूम होगा, ओके। उसके बाद में जस्ट लाइक यूके में, आप यूएस में जाते जिस तरह के से आप भी रहते, ये लोग भी ऐसा रहते। सो कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, बिकॉज आप भी जब फॉरेन जाओगे तो इस तरीके से रहेंगे, माइग्रेंट लेबर भी इस तरीके से भी रहेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ ख़राब बात नहीं है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको एफोर्डेबल 2,000-1,500 रुपये में पर मंथ ये दे देगी। अलॉन्ग विद दैट ऑब्वियसली गवर्नमेंट शेल्टर बना रही है तो वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, ये सब भी उनको दे देगी, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज एफोर्डेबल हाउसिंग एंड एनी वन कैन लिव हियर। माइग्रेंट लेबर रह सकते हैं, poor women from economically weaker sections, low income category people, all of them can be a part of it। यहाँ पे सिंगल और डबल बेडरूम्स भी होंगे, आपको जो चाहिए वो ले लेना, ओके। सिंगल होना सिंगल, या डबल है तो डबल, या तो 4 to 6 बेड का भी है यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना इज ए हाउसिंग स्कीम फॉर ऑल बाई 2022। तो ये स्टेप्स लिए गए हैं बाई द गवर्नमेंट। एंड द लास्ट स्टेप इज ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल, ओके, इट इज़ बेसिकली गिवन टू द हु शुड रजिस्टर अंडर दिस पोर्टल। ये पोर्टल है, वेबसाइट है, यहाँ पे जाके जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे रजिस्टर कर लेना, तो उनको इंश्योरेंस, पेंशन फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दी जाती है। और गवर्नमेंट्स को ये समझ में आ जाता है कि एक क्राइसिस हुए तो कितने अनऑर्गेनाइज वर्कर्स है। अनऑर्गेनाइज वर्कर्स किसको कहा जाता है? अनऑर्गेनाइज वर्कर्स आर दोज वर्कर्स हु डू नॉट हैव एनी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, नहीं है इनका एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है। दे आर अपॉइंटेड ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट, कभी भी निकाल दिए जाते हैं। देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ देयर जॉब की उनको सिक्योरिटी नहीं रहती है। ना उनको कोई पेंशन दिया जाता है, ना उनको कोई इंश्योरेंस दिया जाता है, ना उनको कोई ग्रेच्युटी दी जाती है, ना उनको कोई बोनस दिया जाता है, ना उनको कोई कंपेंसेशन दिया जाता है। नथिंग विल बी गिवन टू देम। दोज एम्प्लॉयज आर कॉल्ड एज अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉय, ओके। आपके घर के पास सलून है, ये ऑब्वियसली सर है, सलून में जितने लोग काम कर रहे हैं जाके पूछिए कि जो ओनर है, बाकी के जो भी काम करते हैं ओनर को छोड़ के, क्या ये सब उनका ओनर ये सब देता है क्या? जाके पूछिए, तो वो कहेंगे नहीं। आप एक होटल में जाइए, रेस्टोरेंट में जाइए, वहाँ पे पूछिए क्या आपका होटल ओनर ये सब देता है, वो बोलेंगे नहीं। और एजुकेशन सेक्टर में जिसमें मैं भी हूँ, हमारे जैसे जो एजुकेटर्स हैं, हमारे पास भी अगर आप पूछेंगे तो हमारे पास भी ये सब नहीं दिया जाता है। तो बोलने का मतलब क्या है? देयर इज़ नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कब बोले अब निकाल सकते हैं, ओके। सो दैट एम्प्लॉयज आर कॉल्ड एज अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉय। अगर समझो कोविड पैंडमिक हो जाता है,
मेरा इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं चलता है, ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट बंद है तो एडमिशन्स नहीं होंगे, तो मुझे बोलेंगे सर आप बच्चे आएंगे, बच्चे आए बाद जब इंस्टीट्यूट चले जब विल आस्क यू टू कम अगेन टू टीच, इस तरीके से बोल देंगे। तो 4 महीने जो मार्च अप्रैल मई जो कोविड के थे मैं जीऊँ कैसा, अगर सपोज मेरी फैमिली रहती, मेरे बच्चे रहते तो मैं जीऊँ कैसा, राइट। ये हाल टीचर्स का भी है, ये हाल नर्सेस का भी है, ये हाल सलून में काम करने वाले, जिम में काम करने वाले, स्पा में काम करने वाले, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों का ये हाल ही है। ओके, तो हम जैसे लोग क्या करेंगे? ओके, ऑब्वियसली, so these are all called as unorganized workers and working in unorganized sector who has no सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी नेट्स नहीं है इनके पास। क्या नहीं है? सेफ्टी नेट्स। अपने आप को किसी अनफोर्सीन सिचुएशन से बचाने के लिए इनके पास कुछ सुविधा नहीं है। तो ई श्रम पोर्टल में मैं रजिस्टर कर सकता हूँ, मुझे 12 डिजिट यूनिक नंबर पैन कार्ड के जैसा एक मुझे कार्ड दिया जाता है। ओके, एंड दिस मेरा नाम और मेरा नंबर गवर्नमेंट में शेयर किया जाता है। इट इज़ सिंगल पॉइंट रेफरेंस टू हेल्प अथॉरिटीज टू रीच आउट एंड ट्रैक द वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर एंड ऑफर वेलफेयर इन टर्म्स ऑफ वर्क क्राइसिस। तो ई श्रम पोर्टल रहने के बाद में, कार्ड रहने के बाद में गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है अगर कोविड के जैसा कुछ अनफोर्सिन सिचुएशन हो जाता है, जिसके पास ई श्रम कार्ड है उनको आज से मिलेगा 5 किलो चावल, 5 किलो पल्सेस एक्सेट्रा। गवर्नमेंट इस तरीके से अनाउंस करेगी और गवर्नमेंट को भी मालूम होगा कि कितने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरे उसमें रजिस्टर कर चुके हैं। तो वेलफेयर स्कीम्स जो माइग्रेंट जो यहाँ से वहाँ जाते हैं, ओके, उनके लिए ये बहुत अच्छी स्कीम है। This scheme, under this, in this e-श्रम पोर्टल, a construction workers can register, migrant workers can register, gig, मेरे जैसे लोग, मैं गिग इकोनॉमी में आता हूँ, गिग इकोनॉमी के भी सेम फीचर्स है, ओके, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी। ओके, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, ये पानी पूरी ठेले वाले, डोमेस्टिक वर्कर्स, ये हाउसिंग मेड्स, ये होते ना हाउसकीपिंग एक्सेट्रा, एग्रीकल्चर वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इस तरीके के कोई भी ई श्रम पोर्टल में वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। एंड उनका आधार और मोबाइल नंबर लिंक किया जाता है, सो दैट कभी भी गवर्नमेंट फाइनेंशियल 500 या 1000 रुपये महीने में भेजना चाहती है तो डायरेक्टली उनके मोबाइल, उनके आधार से लिंक करे तो ई श्रम कार्ड आधार दोनों लिंक हो गए तो टारगेट, जो टारगेट माइग्रेंट है उसको भी पैसे जाएंगे और उनको मैसेज भी आ जाएगा, ठीक है, फाइन। तो ये 3 बड़े बड़े इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले ली हैं। सो दीज इनिशिएटिव्स जनरेटेड होप दैट माइग्रेंट क्राइसिस जो भी हुआ था 2020 में वो सॉल्व हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। 2 इयर्स हो गए, माइग्रेंट डिस्ट्रेस अभी भी डिसअपियर नहीं हुआ है। डिसअपियर तो हुआ है टेलीविजन से, बट रियलिटी में माइग्रेंट का डिस्ट्रेस, माइग्रेंट जो तकलीफ सह रहे हैं वो अभी भी चल ही रहा है। ओके, अभी एक सर्वे हुआ था माइग्रेंट लेबर के ऊपर, तो वो सर्वे में ये बहुत सारे सरप्राइजिंग फैक्ट्स आए थे, क्योंकि माइग्रेंट्स का अभी सोल्यूशन सॉल्व नहीं हुआ है। ओके, रिगार्डिंग दैट, इनकम ऑफ माइग्रेंट हाउस होल्ड कंटिन्यू टू बी लोअर देन प्री पैंडमिक लेवल्स। पहले प्री पैंडमिक टाइम पे जितना माइग्रेंट्स कमाते थे उससे कम कमा रहे हैं अभी इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम। माइग्रेंट्स आर फाइंडिंग लेस वर्क एंड देयर चिल्ड्रंस आर ईटिंग लेस। तो माल न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा डेंजर, ऑलरेडी माल न्यूट्रिशन अपने इंडिया में ज़्यादा है और माल न्यूट्रिशन ज़्यादा होने वाला है। 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में हम 300 मिलियन इंडियंस को पॉवर्टी रेखा से ऊपर लाए हैं, पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आए, बट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक एंड बिकॉज ऑफ नो प्रॉपर स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट, ये पॉवर्टी में फिर से जाने के बहुत सारे चांसेस हैं, वो पूरे वापस हो सकते हैं नंबर्स। बिकॉज डिस्पाइट दिस, इतना होने के बाद में भी एक कोहेसिव माइग्रेशन पॉलिसी गाइडेंस रिमेन एलिजिबल। अभी भी गवर्नमेंट माइग्रेशन पॉलिसी के ऊपर काम नहीं कर रही है। गवर्नमेंट के पॉलिसीज ऑलमोस्ट डिसकनेक्टेड हैं और लोगों को, माइग्रेंट लेबर्स को चाहिए कुछ और गवर्नमेंट कुछ और ही दे रही है। और टेक्नोक्रेटिक फिक्सेस और टेक्नोलॉजी यूज़ करने की जो ऑब्सेशन है गवर्नमेंट में, तो वो टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन करने में जितना टाइम लग रहा है उससे भी माइग्रेंट का डिस्ट्रेस और भी बढ़ता जा रहा है। सो दीज आर दी फाइंडिंग्स इन द रीसेंट सर्वे। अभी ज़्यादातर चैलेंजेस भी है। ओके, नेटिविज्म असर्ट्स रीअसर्ट इटसेल्फ थ्रू डोमिसाइल कोटास एंड रिजर्वेशन। जो माइग्रेंट लेबर जो स्टेट में जाता है वहाँ पे डोमिसाइल रूल्स होंगे, वहाँ पे लोकल रिजर्वेशंस होंगे, तो वहाँ पे उनको काम नहीं मिलेगा। द एजेंडा ऑफ माइग्रेंट इंक्लूजन हैज़ ऑल्सो बीन पुश्ड टू द पेरिफेरी। अभी गवर्नमेंट माइग्रेंट लेबर के लिए काम ही नहीं कर रही है, वो माइग्रेंट लेबर के जो भी इश्यूज है वो दूर ढकल दिए मैंने। इट्स आउट ऑफ साइट ऑफ व्हाट, गवर्नमेंट इटसेल्फ। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अभी नहीं है पूरे लोगों में। माइग्रेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये पूरे अपने पॉलिटिकल लीडर्स में ये अच्छे से क्रिस्टलाइज अभी नहीं हो रहा है। वो क्या समझ रहे हैं कि ये छोटे छोटे स्टेप्स लेने की वजह से माइग्रेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट दे आर लिविंग इन इल्यूजन। ऐसा कुछ नहीं है। माइग्रेंट का क्राइसिस 2 साल हो गए, बहुत वैसी ही है। सो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अभी नहीं आया है अपने लीडर्स में टू गिव इंपॉर्टेंस टू व्हाट माइग्रेंट्स।
माइग्रेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे फ्यूल क्रिटिकल सेक्टर्स. हमारे केसीआर साहब तो तेलंगाना के बोले थे कि माइग्रेंट्स से वजह से ही हमारी सिटी चल रही है, तो बहुत सारे स्टेप्स लिए थे उनको यहाँ पे स्टेबलाइज करने के लिए, उनको यहाँ पे तकलीफ नहीं होने के लिए. बट ओवरऑल अगर देखेंगे तो पूरे स्टेट्स में कुछ ना कुछ स्टेप्स तो लिए थे, बट नॉट सक्सेसफुल स्टेप्स, आप ऐसा बोल सकते हैं. ओके, माइग्रेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, हॉस्पिटल में बहुत काम करते हैं. डिस्पाइट क्लियर एंड इकोनॉमिक ह्यूमैनिटेरियन रीजनिंग, इतना प्रॉपरली हम चैलेंजेस बताने के बाद भी गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत डिस्कोर्स है. यहाँ पे जाना छोड़ के गवर्नमेंट यहाँ जा रही है, यहाँ पे जाना छोड़ के गवर्नमेंट यहाँ जा रही है. दिस इज कॉल्ड एज डिस्कोर्स. माइग्रेंट का कोर्स यहाँ है, ये डिस्कोर्स हो रहा है. तो इतना प्रॉपरली एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं माइग्रेंट को और उनके लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की ज़रूरत है. बट स्टिल गवर्नमेंट इज़ नॉट हैविंग ए प्रॉपर पॉलिसी और उनकी जो करंट पॉलिसी बराबर नहीं है. ओके, और माइग्रेंट इशू टीवी में पॉलिटिसाइज भी हो गया है. जिसके जो स्टेट में माइग्रेंट जा रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, वो स्टेट्स वाले पैंडेमिक में ये कह रहे थे माइग्रेंट्स पूरा खा लेंगे तो फिर हमारे नेटिव्स क्या खाएंगे. ओके, तो रिसोर्स की जो डिपेंडेंसी हो जाती है माइग्रेंट लेबर्स की ऑन द डेस्टिनेशन स्टेट्स, तो वो डेस्टिनेशन स्टेट्स के लीडर्स को हजम नहीं हो रहा है. ऑन द फ्लिप साइड जो सेंडिंग, जो चलो बिहार से महाराष्ट्र में आ गए, महाराष्ट्र के लीडर्स ये सोच रहे हैं कि ये लोग आके हमारे जो वाटर फूड ये ले रहे हैं उसके वजह से यहाँ पे सप्लाई कम होगी, तो हम इनको ज़्यादा केटर नहीं करेंगे, हम हमारे लोगों को ही करेंगे. तो इनकी पॉलिसी ये रही है. अब बिहार की गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये सेंडिंग स्टेट बोलते हैं बिहार गवर्नमेंट, ये लोग क्या कर रही है, जाने वाले हैं वैसे भी वोट नहीं करेंगे, चलो भाई रहने वालों को ही हम सुविधाएं देंगे बोल के ये लोग उनको केयर नहीं कर रहे हैं. तो माइग्रेंट लेबर्स यहाँ पे फंस गए हैं डेस्टिनेशन और सेंडिंग स्टेट में. ओके, सो दोनों से भी कुछ सपोर्ट नहीं मिला है. इसके वजह से स्लम डेवलपमेंट हो गया है ऑल अक्रॉस द कंट्री. मोस्ट माइग्रेंट्स लिव ऑन व्हाट वर्किंग साइट्स. ओके, और ऊपर से गवर्नमेंट के पास डेटा भी नहीं है कि कितने माइग्रेंट्स है और कितने नेटिव्स है, ये भी डेटा नहीं है गवर्नमेंट इस के. अगर डेटा होता तो प्रॉपरली पॉलिसीज़ भी स्ट्रक्चर कर सकते थे और उनकी किस तरीके से टारगेट करें, किस तरीके से पहुंचाएं, सोच सकते थे. डेटा भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कितने लोग माइग्रेंट हैं. वे फॉरवर्ड क्या है, अभी क्या कर सकते हैं. पहली बात तो द कोर्स जो डिस्कोर्स हो चुका है उसको कोर्स को करेक्ट करो. गवर्नमेंट शुड एनहांस स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट, जो कि बुनियादी जो फाउंडेशन प्रॉब्लम्स जो है माइग्रेंट के, जैसे कि फूड है, जैसे कि सेफ इंश्योरेंस है, जैसे कि उनकी वाटर है, जैसे कि उनकी शेल्टर है, ये जो और पॉलिटिकल लीडर्स है उनकी एक विल बनाना चाहिए. सो नीचे से काम करना चाहिए. ओके, बुनियादी तौर पे काम करना चाहिए. कंस्ट्रेंट शोइंग द माइग्रेशन पॉलिसी मोमेंटम एंड शुड टेक स्ट्रैटेजिक स्टेप्स टू पुश पॉलिसी नीडल फॉरवर्ड. पॉलिसी क्यों अंदर लेके जाना है, नीडल नथिंग बट पॉलिसी पुश करना चाहिए माइग्रेंट रिलेटेड. अंडर कंस्ट्रक्शन वर्किंग साइट फैसिलिटीज़, हर स्टेट गवर्नमेंट ये बोलना चाहिए कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो वर्किंग साइट पे प्रॉपरली हाउस कंस्ट्रक्ट करके माइग्रेंट को देना ज़रूरी है. अंडर कंस्ट्रक्शन वर्किंग साइट फैसिलिटीज शुड बी मैंडेटेड थ्रू लॉ. उससे क्या होगा, एटलीस्ट एज ए पैंडेमिक वैंडेमिक आए तो वो वहाँ पे उनको एक शेल्टर तो मिलेगा, ऐसा रोड पे मीलों मील चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. ई श्रम पोर्टल शुड यूज़ जीपीएस. और एक भी कंप्लेंट आई थी ई श्रम पोर्टल, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है. मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे एक मेरे लाइक असिस्टेंट थे. वो असिस्टेंट उन्होंने बोला था कि सर ये ई श्रम पोर्टल क्या है. मैं बोला वो तो माइग्रेंट लेबर के लिए, आपके लिए क्या करना है. नहीं सर मैं रख लेता हूँ, उनकी जॉब भी थी. नहीं सर मुझे भी करना है. तो यहाँ पे क्या है, माइग्रेंट जिसको जिसको टारगेट किया गया है ई श्रम पोर्टल में, उनके अलावा भी दूसरे भी ऐड हो जा रहे हैं ई श्रम पोर्टल में. तो ई श्रम पोर्टल में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि टारगेटेड माइग्रेंट्स, टारगेटेड कस्टमर्स गवर्नमेंट को नहीं मिल रहे हैं, तो डेटा ज़्यादा हो जा रहा है और नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज ज़्यादा हो जा रहे हैं. तो ई श्रम पोर्टल शुड यूज़ जीपीएस टेक टू डिस्टिंग्विश माइग्रेंट एंड नेटिव लेबर. जीपीएस यूज़ करना चाहिए. माइग्रेंट लेबर वो बिहार का लेबर उनकी चिप, जहाँ पे वो ई श्रम कार्ड के ऊपर जो चिप है, ठीक है भाई ये बिहार में इशू की गई है, अभी ये बंदा है महाराष्ट्र में, ठीक है. ओके, सो इस तरीके से वो चिप में अगर जीपीएस होता है, जीपीएस कनेक्शन, तो उससे अपने को मालूम हो सकता है कि ये माइग्रेंट लेबर है, ये जेन्युइन लेबर है. ओके, अगर जीपीएस कनेक्टेड नहीं है तो आप कभी मालूम नहीं कर सकेंगे कि ये नेटिव है या माइग्रेंट है. राइट. डाटा सेट्स रिलेटेड टू फैमिली साइज ऑक्यूपेशन डिपेंडेंसी शुड ऑल्सो बी मेंटेन. डेटा सेट जो भी नहीं है, अभी डेटा सेट बनाना है. एक सेट कितने लोगों की फैमिली आ रही है माइग्रेंट के साथ, बच्चे भी आ रहे हैं, बीवी भी आ रहे हैं, ओके, और या इनके ऑक्यूपेशन क्या है. तो ऐसे इस तरीके से डाटा बनाना है, कितने लोग टूरिज्म में काम कर रहे हैं, कितने लोग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं. सो उनकी फैमिली साइज का डेटा, उनका ऑक्यूपेशन का डेटा गवर्नमेंट ऑलरेडी बना के रखना चाहिए. बिकॉज इस तरीके के अगर पैंडेमिक क्राइसिस आते हैं तो गवर्नमेंट ऑल ऑफ ए सडन उनके लिए जो भी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ है वो ईजिली दे सके.
ओके, दिस इज ऑल अबाउट द वे फॉरवर्ड. ओके, अभी हम देखेंगे कंक्लूजन. सेंटर शुड प्ले, ओके हियर सेंटर शुड आना है. सेंटर शुड प्ले ए प्रोएक्टिव रोल, शुड like that you write. Center should play a proactive role by offering strategic policy guidance and a platform for interstate coordination. बहुत ज़रूरी है because migration interstate ही ज़्यादा होता है. State level political economic constraint make the center role particularly crucial. अभी महाराष्ट्र में ओके वो लोग या तेलंगाना में माइग्रेंट लेबर को वो उतना रिसोर्सेज क्यों नहीं दे रहे हैं? बिकॉज उनके पास उतने पैसे नहीं है कि प्रोक्यूर करें. तो यहाँ पे स्टेट के पास फाइनेंसेस कम रहने की वजह से उन्होंने वो पहले नेटिव्स के उनके जो ओन लोग हैं तो उनको सेटिस्फाई करेंगे, बाद में बाहर के लोगों को सेटिस्फाई करेंगे. तो यहाँ पे सेंटर का रोल ज़्यादा बन जाता है, उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं टू एड्रेस द इशू ऑफ व्हाट इंटरस्टेट माइग्रेशन वर्कर एट डेस्टिनेशन साइड. द नीति आयोग हैज़ ड्राफ्टेड ए माइग्रेशन पॉलिसी is a positive step forward in articulating policy priorities and indicating suitable institutional frameworks and deserved a speedy release. नीति आयोग का जो पॉलिसी बना है बहुत पॉजिटिव स्टेप है टुवर्ड्स माइग्रेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. ये जल्द से जल्द इंस्टीट्यूशंस ये इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क में ये प्रॉपरली इंटीग्रेट करना चाहिए और ये माइग्रेंट पॉलिसी जल्द से जल्द रिलीज करना चाहिए सो दैट माइग्रेंट शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स. ठीक है, सो www.iqraias.com पे आप जा सकते हैं. न्यू कोर्सेज हैज बीन लॉन्च देयर, यू कैन बी ए पार्ट ऑफ आवर टीम, द वेरी 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 like awesome team and the famed team that we are having with us. So you can be part of this and you can we will definitely try to help you make way out cracking the examination. Thanks a lot hearing me. Bye bye, take care.